बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने रहे। हास्य के एक पर्याय का नाम है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा अपनी सहज भाव भंगिमाओं के साथ मंच पर प्रस्तुति में माहिर हैं। हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रीय भाषाई सौंदर्य का सम्मिश्रण उनकी रचनाओं का अहम हिस्सा है। हास्य कवि के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए शर्मा जी एक गंभीर दार्शनिक और श्रेष्ठ गीतकार हैं। व्यंग्य बोध, हास्य बोध के साथ साथ उनका संवेदना बोध अपने आप में विशेष है। सुरेंद्र शर्मा का जन्म 29 जुलाई 1945 को हरियाणा के एक छोटे से गांव नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़ में हुआ। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक किया। पद्मश्री सम्मानित सुरेंद्र शर्मा अपनी अनूठी और तेज तर्रार भाषा शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। एक समय वे चार लेना वाला कवि के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। श्री शर्मा कवि सम्मेलनों और हिंदी भाषी लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। पिछले 4-5 दशकों से अपनी कविता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले सुरेंद्र शर्मा न केवल हास्य की अभिव्यक्ति हैं, बल्कि भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के दूत भी हैं। जहां हरियाणा साहित्य अकादमी में कई वर्षों तक उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे, तो दिल्ली में भी हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अनेक व्यंग्य लेख संग्रह लिखने वाले शर्मा जी एफएम पर शर्मा जी से पूछो और बॉलीवुड और राजस्थानी फिल्मों में काम करने के अलावा विदेशों में अनेक कवि सम्मेलन कर चुके हैं। सुरेंद्र शर्मा का साहित्य के साथ साथ समाज सेवा में भी बड़ा प्रमुख योगदान है। और आपको बिल्कुल याद होगा, अभी वर्तमान की ही हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से एक वायरल होती उनकी वीडियो, जो कोरोना के संकट में एक संदेश देती है कि हमें कोरोना के पीड़ितों से तन की दूरी बनानी है, मन की दूरी नहीं। मेरा मानना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, नहीं, मन की दूरी खत्म करो, तन की दूरी कायम रखो। कोरोना एक समस्या है, एक बीमारी है, भाग जाएगी। उसे महामारी कह करके फैलाए ना, घबराए ना, डरे ना। ऐसे हैं सुरेंद्र शर्मा, जिनका जीवन अपने आप में अनुकरणीय है। मैं मनुष्य हूं तो मुझे सामाजिक कार्य करने चाहिए। अगर मैं नहीं करता हूं तो ये मेरा अपराध है कि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। आपकी हाइट क्या है? योर डेप्थ इज योर हाइट। कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जय तो भारतम। सभी दर्शकों को दिनेश शर्मा का नमस्कार है। खुशी की बात है, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा चेहरा जिसको मात्र देख लेने से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जिनकी बातें सुनकर हम खिलखिला उठते हैं। पद्मश्री श्री सुरेंद्र शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। मैं अपनी ओर से और आप सभी दर्शकों की ओर से शर्मा जी का स्वागत करता हूं। शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। शर्मा जी, आपके लिए बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। भारतवर्ष का हर नागरिक आपसे परिचित है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। तो हमारी शुरुआत रहेगी, हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, महेंद्रगढ़ के गांव में जहां आपका जन्म हुआ, तो किस तरह का पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको मिली? मेरा परिवार जो है संपन्न परिवार था, क्योंकि हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से आयुर्वेद का काम हुआ। मेरे पिता ने आयुर्वेद में एमए किया हुआ था, मेरे बाबा भी, बाबा के पिताजी भी, और उसके बाद वाली पीढ़ियां भी। आज भी मेरे जो और बाबा हैं उनके बच्चे आयुर्वेद। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम था मेरे फादर का, सत्यनारायण आयुर्वेद भवन के नाम से।
फैक्ट्री एक गांव में भी थी और एक दिल्ली के अंदर भी थी। जी तो हमारा गांव में वैद्य परिवार माना जाता है, और उस जमाने में संपन्नता इसी बात से होती थी कि हमारे पास रथ था, एक बैल थी, एक बैलगाड़ी थी, एक ऊंट था, बैल थे, गाय थी। तो जो परिवार में माना जाता है, तो हमारे रथ को ब्याह शादी के लिए लोग ले जाते थे, गांव जी के लोग, भाई आपका रथ चाहिए, छतर चवर ये सब सामान रखे हुए था। तो एक गांव के हिसाब से जो संपन्नता जो थी, जिसके पास रथ है, वो एक संपन्न परिवार। जमीन भी 100 एकड़ से ज्यादा ही होगी हमारे पास कम में। तो मुझे कभी भी ये नहीं, मैं अभाव में नहीं रहा कभी भी। समाज का हमारे जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और तत्कालीन समाज में और आज के समाज में बड़ा अंतर आ गया है। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां आपकी युवावस्था के समय जो आपको याद आ रही हो, कितना अंतर आ गया, क्या समझते हैं? पहले पैसा एक जरूरत था, अब पैसा एकमात्र जरूरत है। जी पैसा बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ नहीं था। आज की तारीख में पैसा सब कुछ हो गया है। ये एक जी बहुत बड़ा अंतर है, जिसने सारी दूरियां शुरू कर दी, बाप बेटे के अंदर, भाई भाई के अंदर, समाज के अंदर। आज आप अपने सगे छोटे भाई से नहीं मिलना चाहते जो गरीब है, आप उससे मिलना चाहते हैं जिसका दूर दूर का भी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो संपन्न है। उसका परिचय भी नहीं करवाते आप। मुझे मेरी 2 गाड़ियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे सगे भाई के पास 3 गाड़ियां हैं। उसकी 3 गाड़ी जो है मेरी तकलीफ का कारण। पहले दूसरे की संपन्नता हमारे सुख का कारण होती थी, आज दूसरे की संपन्नता हमारे दुख का कारण। जी। तो शर्मा जी, कितना असर मानते हैं आप अपने जीवन के ऊपर उस समय के परिवेश का और पारिवारिक परिस्थितियों का? मेरी तो परिवेश वही रखा मैंने। जी अभी भी जॉइंट फैमिली है मेरी। मेरा छोटा भाई, माँ, पिताजी है नहीं अभी, वो सब साथ ही रहते हैं, मेरे बच्चे भी। जी। तो ऐसा नहीं कि हमने उसको छोड़ा है अभी। शर्मा जी, कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी, और जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं आज, जो घटना आपको यहाँ तक लेकर के आने के लिए नींव बनी? सबसे बड़ी ये है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो सीमित होनी चाहिए, जी लालसाएं खत्म हो जाए। एक बड़ा प्यार शेर है जिसको मैं कोट करता हूँ अपनी कविता में, कि जी अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। जी आज भी मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, जी जी एक ब्लैक और एक ब्राउन। एक चप्पल है। आज तक मैंने कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। एक तो पैसे भी ज्यादा दूं, दूसरे उसका विज्ञापन भी करूं, मैं मूर्ख हूं क्या? क्यों उसका सही बात। विज्ञापन करूं? जी जो काम 700, 800, 600, 700, 800 की कमीज में 1100 में हो जाता है, उसके लिए 4-5 हजार रुपये क्यों खर्च किए जाए? और जी फिर आपकी वार्डरोब भरी आपके कपड़ों से, और फिर आप ये कहोगे कि ये साड़ी ठीक नहीं रहेगी। अरे भाई, तुम्ही ने तो खरीदी थी, तुम ही पसंद करके लाए थे। जी आज आप अपनी चॉइस को ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये ठीक नहीं रहेगी। जब ठीक लाए थे तब कैसे ठीक थी? तो इसलिए अगर आप सीमित मात्रा में रखोगे जी अपनी आवश्यकताओं को, तो मैं समझता हूँ कोई तकलीफ नहीं होने वाली। जी
अच्छा, शर्मा जी साहित्य की ओर बढ़ेंगे, पर कविता की बात आपने शुरू की है। चंद लाइनें जो आपके मस्तिष्क में हमेशा रहती हों, आपके पूरे मतलब कवि जीवन से जो चंद लाइनें आपको लगता है कि हस्ताक्षर कविता आपकी है, कुछ लाइनें हो जाएँ। उसके बाद फिर हम साहित्य की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत मैं पूछ कहता हूँ लोगों से जी, कि आपकी हाइट क्या है। योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो आपकी ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतने ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, शर्मा जी, हिंदी और हरियाणवी का आपने चुनाव किया लेखन के क्षेत्र में। कोई विशेष कारण इसके पीछे देना चाहेंगे? हरियाणा में तो मैं पैदा हुआ हूँ, जी, वो तो मेरी भाषा है। जी, चाहे मैं कुछ कम समय ही रहा, लेकिन घर में तो आज भी गांव जाता हूँ तो हरियाणवी में ही बात करता हूँ। मैं हिंदी में बात नहीं करता। जी, दिल्ली में रहता हूँ तो हिंदी में बात करता हूँ। कोई राजस्थानी आ जाएगा तो उससे वैसे राजस्थानी में बात कर लूंगा। जी। और अच्छा, किसी को जी, अगर हिंदी नहीं आती होगी उससे फिर अंग्रेजी में बात जी। करूँ। और वैसे अ, मैं किसी भी तरह अंग्रेजी का प्रयोग करने से हिचकता हूँ, नहीं करता। अगर सामने वाले को हिंदी आती तो मैं कभी उससे अंग्रेजी में बात नहीं करता। वो का लाख कोशिश करता है अंग्रेजी में बात करे, लेकिन मैं जवाब हिंदी में दे। जी। शर्मा जी, हास्य को आपने अलग-अलग तरीके से डिफाइन किया है, हास्य के प्रकार बताए हैं। हम्म, मैं आपके पिछले कई वीडियो देख रहा था। मंच पे भी आपको 1-2 बार यूट्यूब के माध्यम से सुना। तो मेरे लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है कि यूट्यूब कंपनी ने आपका ऑटोमैटिक एक चैनल क्रिएट किया है। मैं पिछले कई हम्म, दिन से देख रहा था आपके बारे में, तो खुशी हुई कि मतलब शर्मा जी का कद जितना मैं समझ रहा हूँ, उससे भी कहीं आगे बढ़कर यूट्यूब कंपनी ने ऑटोमैटिक आपके नाम से एक चैनल क्रिएट कर रखा है। जी। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे जानना चाहता था कि हास्य को आपने प्रकार दिए हैं, हम्म, अट्टहास और हास्य करके, उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। मेरा मानना है कि हास्य वो बेहतर होता है जो अपने ऊपर किया जाए। जी, दूसरे के ऊपर करते हैं तो हास्य कई बार उपहास का स्थान ले लेता है, जो कि सबसे घटिया रूप है हास्य का। जी, हास्य का मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है। और मेरा मानना है कि व्यंग में और हास्य में बहुत बड़ा फर्क। व्यंग सोचने के लिए विवश करता है आपको, और हास्य सोचने से मुक्त करता है। जी, व्यंग रस नहीं है, हास्य का ही एक हिस्सा है। पर लोग मान लेते हैं कि नहीं, व्यंग बड़ा नहीं होता। हास्य लिखना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आपको अपनी कुंठाओं से मुक्त होना पड़ता है। जो आदमी कुंठित होता है वो कभी अच्छा हास्य नहीं लिख सकता। वो व्यंग तो लिख सकता अच्छा, लेकिन हास्य जी। कभी भी अच्छा नहीं लिख सकता। अच्छा, शर्मा जी, आपने हास्य को अपना लेखन का मूल विषय बनाया। इसके पीछे कोई व्यक्तिगत कारण जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, बताना चाहें कि क्यों आपने ऐसा किया? व्यक्तिगत कोई कारण नहीं, हास्य कठिन रस था इसलिए अपनाया मैंने। जी, गंभीर तो कोई भी लिख लेगा, व्यंग कोई भी लिख लेगा, हास्य लिखना सबसे कठिन काम। जी।
आप खुद, हम सब तो मानते हैं कि शर्मा जी हमारे लिए प्रेरणा है, पर आप खुद को कितना सफल मानते हैं अपने प्रयासों में? मैं अपनी कापियां ना जांचता हूँ, ना किसी को जांचने के लिए देता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। जहां पहुंच जाऊं वो मेरा लक्ष्य है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता और अपने काम में रुकता नहीं। जी आप अगर लक्ष्य निर्धारित करते और वहां नहीं पहुंच पाते तो आप कुंठाग्रस्त होते। जी जी तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए और अपने काम करता रहना चाहिए। जहां पहुंच जाए वही समझो यही लक्ष्य था। जी। अच्छा शर्मा जी, आपने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और इस तरह से मतलब अनेक देशों में कविता पाठ किया है, हम्म। जो बाकी सब कवियों ने भी किया, लेकिन ये आपकी एक खास बात है कि लाखों लोगों का सुनने के लिए आना। और आप हरियाणा के पहले ऐसे कवि, जहां तक मुझे जानकारी है, कि पहले ऐसे कवि हैं जिनको लोगों ने टिकटें खरीद करके सुना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके मुखारबिंद से, एक सैन फ्रांसिस्को की कोई घटना थी जो मैंने सुनी, मैं जानना चाहता हूँ, आप अपने मुखारबिंद से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अब मेरी विदेशों में जहां भी गया हूँ सब जगह मेरे टिकट के कार्यक्रम। भारत में भी जो साउथ है वहां जी टिकट से होते हैं। बम्बई में मेरे 200 शो हुए हैं टिकट से। वो इसलिए कि मैं इजीली अवेलेबल नहीं हूँ। जहाँ प्रोग्राम होता है मैं कैमरे बंद करवा दूंगा जी कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करवानी मुझे। फिर वो डिस्टरबेंस होती है, जी इधर उधर बीच में घूमता रहेगा तो आपका ध्यान भटकता है। जी कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हो तो उसको भी मना कर देता हूँ कि आप रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए आए। तो रिकॉर्ड जी करते हो आप ढंग से सुन नहीं पाते हो, आपका ध्यान रिकॉर्डिंग में रहता है बनस्पत सुनने के। जी। और शर्मा यही जी। वजह है कि इतने कविताओं के कार्यक्रम होते हैं टीवी के ऊपर, मैं किसी में भाग नहीं ले। कभी एक आध कोई दे दिया तो दे दिया, वरना मैं नहीं जाता। जी इसलिए इंटरव्यू में भी मैं बहुत, कभी कहा कोई कविता सुना दी तो सुना दी, वरना नहीं सुनाता। जी क्योंकि ये कविता जो विषय है, वाचिक परंपरा जो है, ये सामने ऑडियंस बैठी हो तब की है। जी जी आप किसी गजलकार को टीवी पर देख करके तालियां नहीं बजाते हो। आप हरिप्रसाद चौरसिया को टीवी पर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे 10 मिनट, लेकिन सामने बैठोगे तो 2 घंटे तक हिल नहीं पाओगे। तो ये वाचिक जी परंपरा है। नाटक आपको टीवी पर अच्छे नहीं लगेंगे, सामने बैठकर ही अच्छे लगेंगे। तो कोई चीज ऐसी है जो कि टीवी पर अच्छी लगती है, तो जी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो चैनल पर आने से चौथाई रह जाती है। तो हमारी वाइब्रेशन ना तो हम जुड़ पाते ना जनता। जी। अच्छा शर्मा जी, आप भी कुछ, एक नाम आपने अभी लिया, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन के ऊपर जिनका खास प्रभाव होता है, और आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालने वाली वो तीन बातें, एक विशेष कवि की जो आपके जीवन में महत्व रखती हैं, हम जानना भी चाहते हैं, और उन लोगों के बारे में, उन महानुभावों के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किन किन को पढ़ना या सुनना आप पसंद करते हैं। पहली बात तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। जी मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं है। क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं तो आपकी कविता में उसकी झलक आ जाती है कहीं ना कहीं। अगर आप प्रभावित होते हैं तो आप मौलिक नहीं रह पाते। इसलिए सबसे कम मैंने पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो उपन्यासकारों को, जैसे मेरे शरत चंद्र चटर्जी रहे, प्रेमचंद रहे, तो और फिर आधुनिक काल में फिर मैंने किसी को पढ़ते ही फिर मेरी बाद में आंखों में भी थोड़ा पानी आने लगता है, तो अब तो वैसे भी नहीं पढ़ता। मैं अखबार भी हेडलाइंस पढ़ता हूँ, बाकी नहीं पढ़ता। जी।
तो शर्मा जी, साहित्य में जो आपने काम किया है, अनेक पुस्तकें आपकी आई हैं, लेकिन विशेष रूप से हिंदी के लिए आपने अनेक मंत्रालयों में, अनेक समितियों में काम किया है। तो हम जानना चाहेंगे एक बार उसके बारे में, थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं। मैं कई मंत्रालय में हिंदी में रहा हूं। मैं कम से कम जी। 8-10 मंत्रालय तो रहा, जहाँ हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य रहा, सेंसर बोर्ड में भी रहा। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे अनुवादकों ने हिंदी को कठिन बनाया। वो हिंदी में सोचते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, बाद में हिंदी में अनुवाद करते हैं। फिर दूसरी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आने चाहिए। हिंदी वो चलेगी जो एक कुली बोलता है, हिंदी वो चलेगी जो एक किसान बोलता है, हिंदी वो नहीं चलेगी जो एक साहित्यकार बोलता है। जैसे ट्रेन लेट है, इसमें है ही तो हिंदी का है और सबके समझ में आती है। अब जी। स्टेशन का क्यों आप हिंदी में शब्द बना रहे? जब एक आम आदमी स्टेशन बोल रहा है तो ठीक है। तो हिंदी भाषा को अन्य भाषाओं के वो शब्द जो कि हमारे यहाँ एक अनपढ़ आदमी भी जिसका इस्तेमाल करता है, वो होनी चाहिए। अनुवादकों ने हिंदी को जटिल बना दिया, उसे समझने के लिए हमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। इसका अर्थ क्या है? जी। अच्छा, शर्मा जी, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं गाहे बगाहे, जिनका हमारे जीवन के ऊपर असर भी होता है। उनमें कुछ उपलब्धि भी हो सकती हैं, और जो हमारे मन मस्तिष्क पे हमेशा, चाहे उन्हें वर्षों बीत जाएं, पर याद रहती हैं। कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? वो घटनाएं तो मेरी 3-4 घंटे की हैं, कुछ जो एक साझा आध कर कुछ सुना दीजिए, थोड़ा सा, इसलिए एक आध घटना। उनमें भी कुछ एक विशेष होगा, एक आध सुनाइए प्लीज। एक तो राजनीतिज्ञों से मेरा लगभग हर एक से परिचय था, जी। और कई प्रधानमंत्रियों से परिचय रहा। लेकिन मुझे जो प्रभावित कर पाए वो कुछ ही प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी तो मैंने अपनी कविताएं सुनाई है उनको, और उनके कमरे में सुनाई बैठ करके, जिसमें 3 लोग थे, मैं और इंदिरा जी और जगन्नाथ पारियर जी, जिनका भी निधन हुआ। और 12 विलिंगटन क्रिश्चियन पर कविताएं सुनाई, और हार नहीं गई थी इंदिरा जी। आधे घंटा उन्होंने कविताएं सुनी होंगी। तो फिर उन्होंने कहा, जनता पार्टी के ऊपर मैंने तीसरे दिन कविता लिखी थी, वो 4 लाइन सुनाई कि शर्मा जी, जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए समझौता नहीं हो रही हो, ये आपस में एक राय रख लें, कोई रास्ता बता दो। मैं बोले, इन सबने इंदिरा गांधी की फोटो दिखा दो। फिर बोले, हमारे ऊपर क्या लिखा? तो मैंने कहा, कांग्रेस की हार का एक ही कारण है कि यूथ कांग्रेस द्वारा बुरो कांड हो रही है, तो सीख देने वालों भांड हो रही है। तो कांग्रेस की हार को एक ही कारण है कि बछड़ों सांड हो रही है। जी। तो हास्य को उन्होंने अपने ऊपर व्यंग को भी स्वीकार किया और दूसरों के ऊपर भी स्वीकार किया। जी। आज वो स्वीकार्यता खत्म हो गई है। लोग हम्म। दूसरे के ऊपर व्यंग सुनना चाहते हैं, अपने ऊपर नहीं सुनना चाहते। और जो राजनीति के लोग आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब उनका ग्राफ दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जाएगा। जी। उनको पुजारियों की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें सजग रहने की जरूरत है कि आपकी कोई गलती है तो साहित्यकारों को
भी उसमें शामिल करो और पूछो, उनसे भी राय ले सकते हैं आप। जी। तो जो आपके फॉलोवर्स हैं, कहीं न कहीं मन में रहता है शर्मा जी का खान-पान क्या है, कैसा है? थोड़ी-सी उसके बारे में जानकारी? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्याज जी। लहसुन भी नहीं खाता, और और ज्यादा एक चीज़ सब्जियां भी पसंद नहीं जी, है। 2 सब्जियों से ज्यादा मुझे अपनी थाली में पसंद नहीं। जी, और कम मसाले की बिल्कुल सादा सब्जी चाहिए मुझे, और जी, ट्रेडिशनल खाना, जो कि पुराने ना, ये जंक फूड में नहीं खाता कभी, जी। ना मुझे अच्छा पसंद है, ना मैं चखा भी नहीं मैंने। जी। अच्छा शर्मा जी समाज के लिए आपने बहुत सारा काम किया है। जितनी जानकारी मुझे मिली है, एक लंबी-चौड़ी लिस्ट है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ साहित्य के साथ-साथ एक साहित्यकार की ज़िम्मेदारी भी होती है और आप उस ज़िम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, हमारे जैसे युवाओं के लिए अनुकरणीय भी हैं। तो थोड़ा-सा जानकारी हमारे दर्शकों को ज़रूर दीजिए जो सामाजिक कार्य आप लगे हुए हैं और इस उम्र में भी प्रयासरत रहते हैं। उम्र थोड़ी होती है कोई काम करने की। जी, सामाजिक कार्य तो ये हमारा कर्तव्य, कोई एहसान थोड़ी है। अगर मैं मनुष्य हूँ तो मुझे सामाजिक कार्य करने चाहिए। अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये मेरा अपराध है। मेरा मानना है कि अगर समाज से कुछ लेते हैं, बदले में समाज को कुछ आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो हजारों करोड़ त्यारों की तरह से निकलोगे, डूब जाओगे। समाज से लो तो बदले में समाज को कुछ दो, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य। ये कोई एहसान नहीं है मेरा किसी के ऊपर। अगर मैं मनुष्य हूं तो मेरे मनुष्यता के नाते मुझे कोई जरूरतमंद हो तो उसको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी ने मेरी भी तो की होगी ना। जी। मुझे किसी अच्छा ने अगर मंच पर दिया, इंट्रोड्यूस किया राम रेखमनर जी ने बम्बई के, तो मेरा फर्ज भी बनता है मैं ऐसे कलमकारों को, ऐसे व्यक्तियों को जो अच्छा लिखते हैं, उन्हें मंच पर मैं प्रस्तुत करूं। जी। तो मैंने इस तरह कम से कम आज की तारीख में 25-30 कवि तो ऐसे होंगे जिनको मैंने मंच पर, अच्छी कविता लिखते थे तो जी, उनको प्रस्तुत किया। जी, बहुत बढ़िया। शर्मा जी अब हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को और समाज के लिए कोई विशेष टिप्पणी, कोई संदेश? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बचकर रहें। जी, खुद के निर्णय लेने की क्षमता पैदा करें। आप किसी के रास्ते पर क्यों चलते हैं? अपने रास्ते बनाए जिस पर लोग चले। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ली। जी। शर्मा जी अंत में कोई 2 पंक्तियाँ बस उसके बाद हम समाप्त करते मैं बस 2 ही पंक्ति यही कह सकता हूँ मैं, हैं। जी, कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिर और मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। जी, धन्यवाद शर्मा जी आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आपने इंटरव्यू दिया। धन्यवाद।